यूपीएससी फ्री लेक्चर्स के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम भूगोल में तंत्र विश्लेषण क्या होता है ये जानेंगे और इन टॉपिक्स को कवर करेंगे कि तंत्र विश्लेषण क्या है, इसकी संकल्पना क्या है, कब विकास हुआ, किन वैज्ञानिकों ने सहयोग किया, एक तंत्र क्या होता है, तंत्र के प्रकार क्या होते हैं, तंत्र की संरचना क्या है, भूगोल में इनका क्या कार्य है और क्या इनके गुण और दोष हैं। तो क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं इन सबको आज कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं तंत्र विश्लेषण से। तंत्र विश्लेषण से हमारा आशय है एक पूर्णतया वैज्ञानिक विधि जिससे किसी भी तंत्र के विभिन्न तत्वों का एक साथ तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे पृथ्वी विभिन्न प्रकार के तत्वों से बनी हुई है। उन तत्वों के अंदर फिर अनेक तंत्र विद्यमान होते हैं। तंत्रों के अंदर तंत्र होते हैं, सब तंत्र जिन्हें हम कहते हैं उपतंत्र। और यदि हम सभी तंत्रों का अध्ययन कर लें, जितने भी तंत्र हैं, तो सभी का अध्ययन तुलनात्मक रूप से एक साथ किया, तब हम इस पूरे पृथ्वी को, जिसे हम एक तंत्र मानेंगे, तो इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझें तो आप ह्यूमन बॉडी से समझ सकते हैं कि मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के तंत्र हैं, चाहे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, तो सभी तंत्रों से मिलकर मनुष्य की रचना होती है। तो फिर उन तंत्रों के आगे एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स के आगे सब एलिमेंट्स और लास्ट में सेल मूल इकाई है। तो सारों का अध्ययन कर लेंगे हम एक साथ, तब हम कहें कि हाँ यह एक मनुष्य है। तो इनको मिलाकर तंत्र विश्लेषण बनता है। और जब हम इसका भूगोल के रूप में, भूगोल के अंदर संदर्भ देखते हैं, तब हम दो चीज़ें ध्यान में रखते हैं, मनुष्य और प्रकृति, यानी दोनों ही तंत्र हैं। पहले यह समझा जाता था कि जब मानव भूगोल की शुरुआत हुई तो हम यह सोचते थे केवल कि मनुष्य का ही अध्ययन काफ़ी है, हमारे लिए मनुष्य के क्रियाकलाप काफ़ी हैं। लेकिन तंत्र विश्लेषण के आने के बाद इसको, यह संकल्पना थी, इसको त्यागना पड़ा, क्योंकि प्रकृति भी मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों आपस के अंदर अविभाज्य तत्व हैं। तो इनके बीच पार्थिव एकता देखने को मिलती है। तो पृथ्वी के सभी तत्वों के बीच जो पार्थिव एकता है, उसका अध्ययन तंत्र विश्लेषण के तहत किया जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमबोल्ट और रीटर ने भी पार्थिव एकता का जिक्र किया है। और लेकिन असली जो विकास है तंत्र विश्लेषण का, वो 1960 के दशक के बाद हुआ है। और यदि हम शुरुआत की बात करें संकल्पना के विकास की, तो 1920 के अंदर विभिन्न जीव वैज्ञानिक थे, बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जब विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि एक जीव के अंदर बहुत से कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा होता है। तो उन्होंने इस बात की आवश्यकता समझी कि इस जो सिस्टम एनालिसिस है, इसको अन्य सब्जेक्ट्स के अंदर भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी आगे सिस्टम होते हैं, उनका एनालिसिस होना चाहिए। तब खासकर 1940 से 1950 के दशकों के बीच एक भूगोलवेत्ता थे, गुडविग वॉन वाटरवॉफी। उन्होंने इस संकल्पना का मुख्य रूप से विकास किया है। और फिर प्रत्यक्षवाद आ जाने के बाद इसको अत्यधिक बल मिला है, जब बहुत से गणितीय मॉडल्स हैं, कंप्यूटरीय आंकड़े हैं, ये सब जब हमारे सामने आए, तब यह तंत्र विश्लेषण बहुत अधिक काम आने लगा और भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय बनाने के अंदर इसने मदद की। तो अब देखते हैं तंत्र का अर्थ। तंत्र का अर्थ हम सीधे ले सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स का एक साथ अध्ययन करना, वह तंत्र बनेगा। तंत्र के अंदर बहुत सारे उपतंत्र होते हैं, उपतंत्रों के आगे फिर और उपतंत्र होते हैं। सभी का मिलजुल कर अध्ययन करना और किसी एक निष्कर्ष या नतीजे पर पहुंचना और फिर उसको अपने ढंग से इस्तेमाल करना विभिन्न चरों का, तब यह एक तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर मुख्य रूप से दो तंत्र हैं बड़े, एक तो स्थलमंडल है और दूसरा जलमंडल। तो स्थलमंडल के अंदर अपने आप में एक तंत्र है, बहुत बड़ा है, लगभग 69 से 70% भाग स्थल भाग है
जल भाग है, बाकी स्थल भाग है। तो स्थल मंडल भी एक बड़ा मंडल है। इसके अंदर फिर आगे अनेक महाद्वीप हैं जो कि अपने आप में तंत्र हैं। फिर महाद्वीपों के अंदर राष्ट्र हैं, वे भी तंत्र हैं। राष्ट्रों के अंदर राज्य हैं, राज्यों के अंदर अनेक समाज हैं, समाज के अंदर परिवार हैं, परिवार के अंदर व्यक्ति हैं। तो ये सभी अपने आप में एक तंत्र हैं और किसी एक बड़े तंत्र के उपतंत्र भी हैं। तो इन सभी का अध्ययन क्या होगा? तंत्र अध्ययन होगा और यही तंत्र होता है। तंत्र की संरचना के लिए दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी आवश्यक होती है। एक तो तंत्र के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और दूसरा उनके बीच संबंध क्या है। यानी तंत्र के अंदर एक तो तत्व और दूसरा उनके बीच संपर्क या संबंध क्या है, इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। तत्व के अंदर हमें मापनी का इस्तेमाल इसके अंदर ज़्यादा बेटर होता है। यानी जब हम किसी भी तत्व को छोटे मापक के तौर पर देखते हैं, लघु मापन पर, तब तो वह बहुत छोटा दिखाई देता है। लेकिन जब हम अपना स्केल बड़ा कर लेते हैं तो वह तंत्र भी बड़ा हो जाता है। जैसे पृथ्वी का उदाहरण लें। पृथ्वी को जब हम पूरे ब्रह्मांड के रूप में, ब्रह्मांड के अंदर जब देखते हैं पृथ्वी को, तो देखते हैं कि कितनी ही गैलेक्सीज़ हैं जहाँ तक हम पहुँचे हैं। उसके बाहर भी अनेक गैलेक्सीज़ हैं। फिर गैलेक्सियों के अंदर कितने ही सौरमंडल हैं, फिर सौरमंडल के अंदर ग्रह हैं। तो जब हम पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर, जितना हमारा यूनिवर्स है, उसके अंदर पृथ्वी को देखते हैं तो वह कीड़े के समान भी दिखाई नहीं देती। तो इतना छोटा यह एक तंत्र हो गया। लेकिन जब हम पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, तो पृथ्वी अपने आप में बहुत बड़ी है, जटिल है। तब यह यानी यह सब मापने के ऊपर डिपेंड करता है। इसको बलालाक ने 1959 के अंदर चित्रों के माध्यम से समझाया है। जैसा कि आप चित्र के अंदर देख रहे हैं कि इनके बीच में विभिन्न अंतरक्रिया होती है। जैसे तंत्र ए और बी इकाई के रूप में अंतरक्रिया कर रहे हैं, जबकि उनके अंतर्गत स्थित लघु तंत्र हैं, वे भी आपस में अंतरक्रिया करते हैं। निचले तंत्र में यह दिखाया गया है कि तंत्र ए और बी निचले स्तरों पर भी अंतरक्रिया करते हैं। यह सब किसके ऊपर? मापक के ऊपर ही डिपेंड करता है। मापक के अंदर कितने प्रकार के एलिमेंट्स हैं, आगे चर कितने हैं, इस पर भी डिपेंड है। जैसे हम तापमान का अध्ययन करते हैं और इसके साथ ही यदि हम तुलना करें किसी बस्ती की या खेत की, तो देखें कि तापमान का अध्ययन करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर मापक ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, बहुत अधिक इनके अंदर परिवर्तन होता है। जबकि बस्ती का अध्ययन करना हमारे लिए आसान है। तो ये हो गए तत्व तंत्र की संरचना में। वही संपर्क की बात करें, संपर्क के अंदर एक तो होता है श्रृंखला संबंध। श्रृंखला संबंध कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है, कार्य कारण पर। कि एक उत्तर भारत के अंदर जैसे खेत की बात करें, खेतों के अंदर यदि वर्षा ज़्यादा हो गई तो सीधा आशय है कि चावल का उत्पादन अधिक होगा। तो यह एकमुखी होता है जो श्रृंखला संबंध है। वहीं कुछ समांतर संबंध भी होते हैं तंत्रों के बीच। जैसे वर्षा के साथ यदि तापमान भी मिला दें, वर्षा और तापमान यदि अच्छे हैं, उच्च हैं, तो वनस्पति जगत का फैलाव होता है अत्यधिक। बदले में वनस्पति जगत भी फिर वर्षा और तापमान को प्रभावित करती है। तो ये समांतर संबंध हो गए। इसी तरह इन संबंधों का यदि हम इकट्ठा अध्ययन कर लेंगे तो उसे हम संयुक्त संबंध कहेंगे। संयुक्त संबंधों के आधार पर ही हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं या पृथ्वी के विभिन्न तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। वहीं तंत्रों के प्रकार दो प्रकार के हैं, एक तो बंद और एक खुला। बंद तंत्र अब नहीं मिलते। यदि हम जैसे आदिम समाज का उदाहरण लें तो आदिम समाज एक बंद तंत्र की बात करता है, बंद तंत्र की तरह कार्य करता था। कि आदिमानव जब जिस जगह पर रहते थे तो वहाँ उनके पास प्रकृति के साथ ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। आपस के अंदर भी वे ज़्यादा कुछ अंतःक्रिया नहीं करते थे। जो विकास हम कह सकते हैं, डेवलपमेंट, वह बहुत ही कम था और उनका जीवन कोई ज़्यादा सक्रिय भी नहीं था। तो ये बंद समाज की तरह
बंद तंत्र की तरह काम करते हैं। कुआं है, तालाब है, ये भी बंद तंत्र के उदाहरण हैं। वहीं खुले तंत्र की बात करें तो इन सब को हटा दें तो बाकी जो तंत्र होंगे वह खुले तंत्र होंगे। जैसे आधुनिक मनुष्य है तो वह कितनी तेज़ी से प्रकृति को बदल रहा है, प्रभावित कर रहा है, बदले में भी प्रभावित हो रहा है, तो यह खुले तंत्र का एक उदाहरण है। तो ये तंत्र के प्रकार। भूगोल में तंत्र विश्लेषण 1960 के दशक के बाद, प्रत्यक्षवाद के आने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि तब भूगोलवेताओं को आवश्यकता महसूस हुई कि हमें भी कंप्यूटर चाहिए, हमारे पास भी गणितीय मॉडल हो, क्योंकि भूगोल के अंदर चर बहुत अधिक होते हैं और चर लगातार बदलते रहते हैं। तो कंप्यूटर हमारे लिए सहयोग कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर वो काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो कार्य करने की कुशलता है और गति है वह मनुष्य के मुकाबले ज़्यादा है। हालांकि कंप्यूटर को बनाया मनुष्य नहीं है, वो अलग बात है। तो तंत्र विश्लेषण से विभिन्न चर पद, क्यों भूगोल के अंदर जो सारे पद हैं वे जितने भी चर हैं वे अंतर संबंधित होते हैं। तो जो भी यदि हम कार्यात्मक दृष्टि से देखें तो तंत्र विश्लेषण बहुत अधिक महत्व का है। भूगोल को एक मदर ऑफ ऑल साइंस तंत्र विश्लेषण ने ही बनाया है, यह हम कह सकते हैं, क्योंकि यह इतना विविध और जटिल विषय है। भूगोल ने अनेक विषयों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध आपको पता ही है। भूगोल में तंत्र विश्लेषण के कई वैज्ञानिकों ने इसके अंदर सहयोग किया है। उनके अंदर बेरी है, स्टोहार्ड है। बेरी ने 1964 में पुस्तक लिखी सिस्टम ऑफ सिटीज़ विद इन द सिटीज़, और स्टोहार्ड 1965 में इन्होंने पुस्तक लिखी और उनके अंदर तंत्र विश्लेषण का जिक्र किया है। वहीं 1978 के अंदर शोरले ने पुस्तक ह्यूमन इकोलॉजी, उसके अंदर इकोलॉजी के अंदर किस प्रकार सिस्टम एनालिसिस मदद कर सकता है, इन सब पर अध्ययन किया है, इसका जिक्र किया है। तो ये वैज्ञानिकों ने सहयोग किए हैं तंत्र विश्लेषण को भूगोल के अंदर ज़्यादा अच्छे से लागू करने में। इसके अतिरिक्त पहले हम एक शब्द जो मानव भूगोल के अंदर जिक्र करते थे वह मानव पारिस्थितिकी, लेकिन अब इसका स्थान किसने ले लिया है? पारिस्थितिकी तंत्र। पहले यह मानते थे कि मनुष्य का अध्ययन मानव भूगोल के अंदर काफ़ी होगा, मनुष्य को ही केवल हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि मानव भूगोल है। तो लेकिन अब जैसे जैसे तकनीक विकसित हुई है, तंत्र विश्लेषण आया है, तब हमें और अधिक स्पष्ट चीज़ें दिखाई देने लगी हैं कि मनुष्य और प्रकृति अविभाज्य तत्व हैं, इनको अलग नहीं रखा जा सकता। तो पूरा इकोसिस्टम जो शब्द है वह हम कह सकते हैं तंत्र विश्लेषण की ही देन है। इकोसिस्टम शब्द पहले इस्तेमाल नहीं था, खासकर इस संदर्भ के अंदर। तो यह हो गया भूगोल में तंत्र विश्लेषण। अब हम बात करते हैं इसके गुण और दोष। दोष क्या होंगे कि एक तो जो तंत्र विश्लेषण है वो वैज्ञानिक विधि है और कंप्यूटर पर आधारित है, आंकड़ों पर आधारित है, तो ह्यूमन टच इसके अंदर नहीं है, मानवीय संवेदना को यह नहीं देख सकता, यह इसकी मजबूरी है। यानी कंप्यूटर और मशीनें ऐसे ही काम करते हैं। दूसरा दोष, यानी पहला दोष तो हो गया संवेदना की कमी। दूसरा जो बड़ा दोष है इसका वो कि यह जटिल है। इसके अंदर जो जितने भी तंत्र विश्लेषण के एलिमेंट्स हैं उनका अध्ययन करना, उनकी कोई बाउंड्री नहीं है, वेरिएबल्स लगातार बदलते रहते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये। तो यह जटिल है यूज़ करना मनुष्य के लिए, यह भी इसकी एक कमी मानी गई है। तीसरा, गणितीय आधार नहीं है मनुष्य के पास, यानी खासकर जो भारत के अंदर भूगोल के छात्र हैं वे 10वीं तक ही गणित पढ़ते हैं, उसके बाद वे छोड़ देते हैं। बहुत सारे छात्र, कुछ होते हैं, रेयर होते हैं जो भूगोल और मैथ को इकट्ठा पढ़ते हैं, लेकिन भूगोल विषय है वो शुरू ही 10th के बाद होता है
और 10th के बाद अनेक छात्र मैथ को छोड़ देते हैं और तंत्र विश्लेषण सारा मैथ पर आश्रित है। तो मैथ के साथ उनकी दूरी इसको कठिन बना देती है उन विद्यार्थियों के लिए। तो यह भी एक इसकी बड़ी कमी है। तो ये 3-4 इसकी कमियां हैं। वहीं गुण की बात करें तो तंत्र विश्लेषण बहुत वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि से आशय कि पूरा साइंटिफिक है ये। तो इसके अंदर जो भी ये आंकड़े प्रस्तुत करता है वो एग्जैक्ट होते हैं, गलती होने की गुंजाइश नहीं है। और इसी ने भूगोल विषय को मदर ऑफ ऑल साइंस बनाया है। यानी जो पॉजिटिव्स या गुण आप प्रत्यक्षवाद के लिखेंगे वही इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक तंत्र विश्लेषण। धन्यवाद।